हम लोगों ने झारखंड का प्राचीन इतिहास पढ़ा। इसमें हम लोगों ने पाषाण काल, ताम्रपाषाण, नवपाषाण इस तरह के जो चीज़ें हैं वहाँ पर हमने डिस्कस करा। आज हम लोग इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम लोग मध्यकालीन झारखंड का जो मध्यकालीन इतिहास है उसकी चर्चा करेंगे। तो झारखंड में जो मध्यकालीन इतिहास है कुछ ज़्यादा उतना उथल पुथल का नहीं रहा। यहाँ पर जो कुछ कुछ छोटे मोटे चीज़ें ही देखने को मिला झारखंड में मध्यकालीन इतिहास के दौरान। फिर भी हम लोग इसको जो भारतीय इतिहास के परीक्ष जो है उसके पैरेलल जो है हम लोग कुछ उसके हिसाब से स्टडी करेंगे। तो पहला जो है सल्तनत काल। सल्तनत काल में झारखंड का क्या स्वरूप था और मुगल काल में झारखंड में क्या स्वरूप था, ये दो चीज़ें हम लोग इस लेक्चर में शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो है, झारखंड में उस समय सल्तनत काल में फुट फुट ही है ना, छोटा मोटा ही बाहरी आक्रमण हुआ था। उदाहरण के रूप में जैसे बीरभूम जो कि अभी पश्चिम बंगाल में है, उसके जो राजा थे उन्होंने सिंहभूम पर आक्रमण किया था। याद रखना, पहला क्या है, पहला छोटा मोटा आक्रमण जो है बीरभूम के जो राजा थे सिंहभूम पर आक्रमण करा था। दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक के जो सेनापति थे मलिक बयां, उनके द्वारा भी हजारीबाग पर आक्रमण हुआ था 1340 में। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का जो सेनापति था मलिक बयां, उसने जो आक्रमण किया था 1340 में। फिर उड़ीसा के जो राजा हैं कपिलेंद्र गजपति, उन्होंने भी आक्रमण करा था संथाल परगना पर। तो ये तीन जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट जो देखने को मिलते हैं सल्तनत काल में। तो इस तरह देखा जा सकता है कि जो ऊपर में दिखाया गया जो आक्रमण है इससे झारखंड पर कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा। झारखंड की जो स्वतंत्रता है और स्वतंत्र सत्ता जो है वो अक्षुण्ण बनी रही। यहाँ के जो स्थानीय शासक जो हैं बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के स्वतंत्र रूप से जो यहाँ पर शासन कर रहे थे। इसके बावजूद भी कुछ छोटे मोटे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो अपने भारत इतिहास के पैरेलल चल रहा था, उन चीज़ों को भी हम यहाँ पर आगे देखने का प्रयास करते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सेनापति था बख्तियार खिलजी, आप लोग काफ़ी परिचित होंगे इससे। बख्तियार खिलजी जो 1203 में क्या किया था, नालंदा, उदांतपुरी और विक्रमशिला विद्यालय, तीन इम्पोर्टेंट विश्वविद्यालय थे तो उस समय उनको नष्ट कर दिया गया। तो थोड़ा सा इस विश्वविद्यालय के बारे में भी जान लेते हैं। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है राजगीर जो है, राजगीर बिहार में, राजगीर वहाँ पर स्थित है। इसे 4th सेंचुरी यानी कि 4वीं शताब्दी में कुमारगुप्त के द्वारा ये बनवाया गया था। तब इसका विनाश किया गया 1203 में, किसके द्वारा, बख्तियार खिलजी के द्वारा। उसी प्रकार से अगर उदांतपुरी की बात करें तो उदांतपुरी जो है कहाँ स्थित है, बिहार शरीफ में अवस्थित है। इसे गोपाल एक के द्वारा, गोपाल प्रथम के द्वारा बनाया गया था। माना जाता है ये 8th सेंचुरी 8वीं शताब्दी के आसपास बनाया गया था। उसका विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, ये भागलपुर में अवस्थित है। इसे धर्मपाल के द्वारा 8वीं से 9वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया था। तो ये तीनों जो विश्वविद्यालय है, ये तीनों को बख्तियार खिलजी के द्वारा 1203 ईस्वी में जो है नष्ट किया गया था, तोड़फोड़ किया गया था। यहाँ की लाइब्रेरियां जलाई गई थी। तो इन आक्रमण के दौरान बख्तियार खिलजी क्या रहा था कि बंगाल पहुंचने का जो मार्ग था वो झारखंड से होकर ही, मतलब बख्तियार खिलजी जो है झारखंड से होकर बंगाल पहुंचने का मार्ग पता चला बख्तियार खिलजी को। इस समय बख्तियार खिलजी जो है 1206 में झारखंड से होकर नदिया पर आक्रमण किया था। नदिया जो है वो अभी फिलहाल जो वेस्ट बंगाल और जो बांग्लादेश है उसके बॉर्डर के पास का क्षेत्र है, वहां पर उसको नदिया कहते हैं। तो वहां पर आक्रमण किया था बख्तियार खिलजी ने। तो किधर से होकर गुजरे थे, तो झारखंड से होकर ही गुजरा था और उसने जो नदिया पर आक्रमण किया था, कब, 1206 में। ठीक है, उसके बाद गुलाम वंश के शासक जैसे कि इल्तुतमिश तथा बलबन के काल में दक्षिण बिहार में उथल पुथल देखने को मिला। इसके गुलाम वंश के शासक कौन कौन थे, इल्तुतमिश और बलबन के समय दक्षिण बिहार जो है, दक्षिण बिहार यानी कि अगर अभी के हिसाब से देखा जाए तो दक्षिण बिहार यानी गया हो गया, जमुई हो गया, वो इलाका जो है जो काफ़ी झारखंड से सटा हुआ है। लेकिन वहाँ पर उथल पुथल होने के बावजूद भी झारखंड पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। कारण क्या था, कारण यह था कि उस समय झारखंड में जो एक इम्पॉर्टेंट शक्तिशाली जो शासक था, नागवंशों का शासन था उस समय झारखंड पर। इस वजह से क्या हुआ, मध्यकालीन इतिहास में
नागवंशों के शासन की वजह से क्या काफी कम प्रभाव देखने को मिला। तो उस समय कौन शासन कर रहे थे गुलाम वंश के समय? तो हरिकर्ण उस समय शासन कर रहे थे झारखंड के क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के जो सेनापति थे मलिक बया, उसने जैसा कि हमने पहले स्टार्टिंग में ही देखा कि जो मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति मलिक बया, उसने कहाँ आक्रमण किया था? हजारीबाग के क्षेत्र पर आक्रमण किया था, यानी कि वहां पर कहाँ पहुंच गया था? चाई चंपा का क्षेत्र, चाई चंपा का क्षेत्र तक पहुंच गया था मोहम्मद बिन तुगलक का जो सेनापति था मलिक बया। तो संथालों के अनुसार जो है, संथालों के अनुसार यह आक्रमण कब हुआ था? 1340 ईस्वी में हुआ था। तो प्रश्न बन सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के जो सेनापति, यानी कि डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि मलिक बया का जो आक्रमण जो है झारखंड पे कब हुआ था? 1340 ईस्वी में। और इसका जो नेतृत्व कौन कर रहा था? तो नेतृत्व कर रहा था इब्राहिम अली के द्वारा इस आक्रमण का नेतृत्व किया गया, ठीक है। और उसने बीघा के किले पर अधिकार प्राप्त कर लिया। इसके बाद बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक जो है, उसने भी छोटा नागपुर के क्षेत्र जहां जिसको हजारीबाग कहते हैं, वहां पर भी आक्रमण करा था फिरोज शाह तुगलक ने। आक्रमण करके जो सतगांव जो नागवंशी का एक तरह से राजधानी भी रहा, तो सतगांव के आसपास जो है बड़े क्षेत्र पर अधिकार प्राप्त कर लिया। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। और उसने जीते हुए शासन पर जो है सतगांव को राजधानी बनाया। सतगांव को राजधानी फिरोज शाह तुगलक ने भी अपना उस क्षेत्र का राजधानी बनाया, और नागवंशों का भी राजधानी सतगांव रह चुका है। फिर दिल्ली के तुगलक वंश, लोधी वंश ने भी जो है सतगांव प्रयास किया कि क्षेत्र का विस्तार करे, आक्रमण करे, लेकिन दिल्ली के जो तुगलक वंश है और लोधी वंश है, दोनों वंश के प्रयास के बावजूद भी सतगांव से आगे वो लोग नहीं बढ़ सके। क्यों? कारण यह था कि नागवंश के जो राजा थे वो शक्तिशाली थे, उनका मुकाबला वो जो थे नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से जो ज्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिला सल्तनत पीरियड में बाहरी आक्रमणों का झारखंड में। अब हम लोग बात करते हैं मुगल काल में झारखंड का क्या स्थिति था। तो देखिए क्या, बाबर और हुमायूं के काल में बाबर जो बाहरी आक्रमणकारी जिसने आकर मुगल वंश का स्थापना किया था, जो पहली जो पानीपत के युद्ध था जो कि 1526 में हुआ था, इब्राहिम लोधी के खिलाफ, यानी इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में, इसमें इब्राहिम लोधी की हार हुई, यानी अफगानों की हार हुई, और बाबर ने यहाँ पर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। तो बाबर तथा हुमायूं के काल में झारखंड पे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि ये उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर था। वो दिल्ली के आसपास ही अपना जो है क्षेत्र विस्तार कर रहे थे। लेकिन मुगल बादशाह जो बाबर था, उन्होंने अफगानों को पराजित किया। मुगल बादशाह के जो थे अफगान को जब पराजित किए, जैसे अफगान यानी कि इब्राहिम लोधी वगैरह को, तो उनको पराजित करने के बाद जो अफगान थे वो कहाँ पर जाके अपना क्षेत्र मतलब भाग कर एक शरण ले लिए। तो बिहार झारखंड के क्षेत्र में ही वहां पर आकर शरण ले लिए, और वहां पर शक्ति अर्जन कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे कि मुगलों से टक्कर लेना है। शेर शाह सूरी के बारे में हम लोग अभी जानेंगे, और इंडियन हिस्ट्री में भी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, तो इस तरह से बाबर और हुमायूं के शासन के दौरान जो है झारखंड जो मुगल विरोधी अफगान थे, यानी कि मुगलों के विरोधी कौन थे? अफगान थे। तो अफगानों का आश्रय स्थल बना हुआ रहा। तो प्रश्न बन सकता है झारखंड और बिहार का क्षेत्र जो है वो किसका आश्रय स्थल था बाबर हुमायूं के शासन के दौरान? तो अफगानों का आश्रय स्थल था, जो कि मुगलों के विरोधी थे। अब बात करते हैं 1538। तो 1538 ईस्वी में शेर शाह के सेनापति थे। शेर शाह, इसका ओरिजिनल नेम था फरीद खां, ठीक है, फरीद खां, यानी शेर शाह के सेनापति का क्या नाम था? ख्वास खां। ख्वास खान ने क्या किया? चेरों के राजा, इनका नाम था महाराज चेरा को पराजित कर दिया। तब 1538 ईस्वी में शेर शाह सूरी के सेनापति ख्वास खां, ठीक है, उन्होंने चेरों के राजा महारथ चेरा को पराजित कर दिया, और लूट के समान उन्होंने पराजित करने के बाद जनरली क्या है कि जो ये आक्रमणकारी है वो उनका ये एक मतलब कह सकते हैं आदत होता है, या फिर कहता रूल होता है कि वो लोग आक्रमण करने के बाद जो चीजें वहां से मिले सारे लूट खसोट के ले जाता है। उसी प्रकार से लूट खसोटने के बाद वहां पर एक श्याम सुंदर नामक सफेद हाथी था,
उसको भी उन्होंने लूट कर अपने साथ ले गया। तो ये भी पूछा जा सकता है श्याम सुंदर नामक सफेद हाथी कहाँ पर था और किसने लूटा। तो श्याम सुंदर नामक हाथी जो है महारत चेरा, चेरों के राजा जो महारत चेरा था उनके पास था। उनसे खवास खां जो कि शेरशाह के जो सेनापति थे उसने मतलब लूट के ले गया। हुमायूं के साथ संघर्ष के दौरान शेरशाह ने अपने अनेक क्षेत्र का उपयोग किया। तो हुमायूं के साथ जो संघर्ष हो रहा था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में, हुमायूं अभी हार गया शेरशाह सूरी से, और उसके बाद शेरशाह सूरी खुद उसकी खुद मृत्यु हो गई कि युद्ध के दौरान खुद गोला मतलब लग गया उसको। तो ये एक इंडियन हिस्ट्री का चैप्टर है, उसमें पढ़ेंगे हम लोग। तो उस संघर्ष के दौरान बहुत समय जो है इस क्षेत्र में उसको रहना पड़ा, शेरशाह सूरी को रहना पड़ा। शेरशाह ने बंगाल पर अधिकार के क्रम में तेलियागढ़ एक क्षेत्र है, बंगाल पर अधिकार बनाने की कोशिश बना रहा था शेरशाह। उस समय जो तेलियागढ़ के रास्ते से वो बंगाल पर अधिकार यानी कि वो रास्ते का इस्तेमाल किया करता था। ये जो तेलियागढ़ रास्ता कहाँ पर है, तो राजमहल की पहाड़ियों के बीच स्थित है ये जगह, ठीक है। अब देखिए क्या है, वही चीज है कि मुगल अफगान संघर्ष के दौरान जो छोटा नागपुर का क्षेत्र था, अफगान विद्रोहियों जैसे कि हाजी बंधु, जुनैद, बयाजिद, ये सब जो अफगान विद्रोही है उसका शरण स्थल ही रहा था। मुगल अफगान के संघर्ष के दौरान ये सब जो लोग हैं, हाजी बंधु, जुनैद, बयाजिद, ये सब ज्यादातर जो झारखंड वाले क्षेत्र है यहाँ पर छिप कर रहा करते थे। इस वजह से क्या हुआ, अकबर और जहांगीर यानी अकबर का पुत्र जो जहांगीर है, ये दोनों का जो ध्यान जो है इस क्षेत्र में गया, ठीक है। तो देखिए अब आगे क्या हुआ, अकबर शासन के दौरान जो सर्वप्रथम जो ध्यान गया मुगलों का अकबर के शासन काल में गया, ठीक है। और जो मुगलों ने सामरिक और राजनीतिक और आर्थिक कारणों से खुखरा का ध्यान गया और उस पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करा गया। देखिए पहली बात यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंटली 2 पॉइंट ध्यान में रखना है। पहली बात कि जो मुगल अफगान का जो संघर्ष चल रहा था उसमें बहुत सारे अफगान विद्रोही जैसे कि हाजी बंधु, जुनैद, बयाजिद, ये सब झारखंड के क्षेत्र में शरण लिया करते थे। इस वजह से तो गया ही, साथ साथ खुखरा जो क्षेत्र था, नागवंशों का राजधानी था, वो एक इम्पॉर्टेंट राजनीतिक आर्थिक केंद्र था। इस वजह से अकबर का ध्यान वहां पर जाना लाजमी हो गया। इसलिए अकबर ने क्या किया, 1585 ईस्वी में खुखरा यानी कि जो क्षेत्र जो बताया जा रहा है नागवंशों की राजधानी थी उस समय, तो खुखरा विजय करने के लिए किसको भेजा, तो शहबाज खां नामक व्यक्ति को उसके नेतृत्व में मतलब उसको जिम्मेदारी सौंपा गया कि जाओ तुम खुखरा पर विजय करके प्राप्त करके आओ, यानी कि उसको जीत कर आओ। तो कौन था, शहबाज खां के नेतृत्व में खुखरा विजय के लिए भेजा गया। उस समय खुखरा के राजा कौन थे, खुखरा के राजा थे मधुकर शाह। उस समय खुखरा के राजा थे मधुकर शाह। तो क्या किया, मधुकर शाह ने मुगलों का जो अधीनता है वो स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा ठीक है भाई, हम अपने आप को सरेंडर करते हैं तुमको, लेकिन सरेंडर के बदले तुमको कुछ हमको कर देना पड़ेगा। तो वार्षिक कर देने का स्वीकार कर लिया और कहा कि हम सरेंडर करते हैं और हम तुमको हर साल में कुछ ना कुछ कर के रूप में देते रहेंगे, हमको मतलब इस तरह से लड़ाई मत करो। तो ये जो है सरेंडर कर दिए मधुकर शाह। अब देखिए क्या, झारखंड का जो क्षेत्र था सीबू, वहां पर मुगलों का संपर्क भी अकबर के समय में ही हुआ था, ठीक है। सीबू का क्षेत्र में भी जो है वो अकबर के समय ही हुआ था। उसके समय पुराहाट जो क्षेत्र है वहां पर किनका शासन था, तो सिंहवंशी। तो पहले भी जो पुराने लेक्चर है उसमें बताया गया था कौन से क्षेत्र में किस राजाओं का शासन था। तो सीबू के क्षेत्र में सिंहवंशी राजा का शासन था। तो कौन थे उस समय राजा, लक्ष्मी नारायण सिंह हो गया, नरपत सिंह हो गया प्रथम, कामेश्वर सिंह, रंजीत सिंह, ये सब उस समय वहां के राजा हुए थे। अब देखिए क्या हुआ, ये हो गया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। राजा मान सिंह जो अकबर के दरबार में मंत्री थे, उन्होंने 1590 और 91 में मिदनापुर जो बंगाल में है, मिदनापुर जाते हुए मानभूम जो है धनबाद में है, वहां से गुजरे थे वो। तो मानभूम के क्षेत्र से वो गुजरे थे
मिदनापुर जाते समय। तो ये मतलब बताया जा रहा है, लिंक दिखाया जा रहा है कि कैसे झारखंड का वहां पर लिंकेज है भारतीय के जो मध्यकालीन इतिहास है उसके थ्रू। तो दिमाग में रखना, ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन फिर भी दिमाग में रखना है। अब देखिए ये पॉइंट है, दिमाग में रखना है। से प्रश्न बनता है, मान सिंह जो है क्या किया, उन्होंने परा और तेलकुप्पी जो नदी मंदिर है, परा और तेलकुप्पी जो मंदिर है उसका जीर्णोद्धार कराया था। उसके बाद 1589 में मान सिंह को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया। इनको मान सिंह को, राजा मान सिंह थे, उनको बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया। उसने क्या किया, पलामू पर आक्रमण करके चेरो को पराजित किया। चेरो जो थे, चेरो जो वंश थे उनको पराजित करा। उस समय चेरो के राजा कौन थे, भागवत राय। उस समय उनके राजा थे। उन्होंने क्या किया कि मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली और अकबर अधीनता स्वीकार ली और वैसे ही उन्होंने टैक्स देने का बात कर लिया। लेकिन अकबर की जो मृत्यु हो गई 1605 में, अकबर की मृत्यु हो गई। उसके बाद ये जो राजा थे, चेरो राजा, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो चेरो के साथ ऐसा काफी बार देखा गया कि चेरो के जो शासन थे वहां पर आक्रमण हुआ, उन्होंने लड़ा या फिर सरेंडर करा, फिर जो यहाँ के शासनकर्ता थे उनकी मृत्यु हो गई तो ये फ्री हो गए और फिर से अपना क्षेत्र विस्तार किया, फिर कोई आया। तो ये चेरो वंश का जो मतलब कह सकते हैं उत्थान पतन चलता रहा इस क्षेत्र में। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आईन अकबरी जो है, जो कि अबू फजल के द्वारा लिखा गया था। अबू फजल भी एक दरबारी थे अकबर के दरबार में। तो आईन अकबरी के अनुसार हजारीबाग का जो क्षेत्र था वो 2 स्थान, छौ और चरम्पा परगने के रूप में कहां पर शामिल था, बिहार के सूबे में शामिल था। ठीक है, तो चूंकि झारखंड का जो अलग से एक निर्माण जो है बिहार से ही हुआ है 2000 में, तो ज्यादातर जो चीजें होगी वो बिहार से जुड़ा हुआ जो इतिहास है वो झारखंड का ही मध्यकालीन इतिहास कहलाएगा। तो आईन अकबरी में हजारीबाग के 2 स्थान जो 6 चंपा के परगने के रूप में शामिल मिलता है हम लोग को। अब देखते हैं, सिंहभूम से मुगलों का संपर्क अकबर के काल में स्थापित हुआ। बहुत सारे क्षेत्रों में जो झारखंड का क्षेत्र है वो देखने को मिलता है कि अकबर, जहांगीर, शाहजहां के टाइम्स में ही जो झारखंड का क्षेत्र है उस पे मुगलों की आंख पड़ी। अब देखिए पुरहट के जो शिवंशी राजा थे जिनका नाम था रंजीत सिंह, उन्होंने भी क्या किया, मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। बोले ना भाई, मुझे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, लो हम सरेंडर करते हैं, आपको टैक्स देंगे। ठीक है, इस प्रकार से स्वीकार कर लिया। और राजा मान सिंह जो है उनके अंगरक्षक दल में, बॉडीगार्ड का जो टीम होता है उसमें शामिल हो गए। कौन, रंजीत सिंह। ठीक है, फिर उसके बाद झारखंड के जो राजा थे मधु सिंह ने मान सिंह को उड़ीसा अभियान में मदद की। जो मधु सिंह थे झारखंड के राजा, उन्होंने मान सिंह जो थे उड़ीसा पे जो चढ़ाई करने के लिए जो अभियान बना था उसमें मान सिंह को मदद किए थे मधु सिंह। तो पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से राजा ने मान सिंह को उड़ीसा के अभियान में मदद की थी। ऑप्शन में बहुत सारा रहेगा, तो मधु सिंह भी अगर रहेगा तो आपको मधु सिंह टिक करना है। अब देखिए क्या है कि मान सिंह ने राजमहल जो क्षेत्र था उसको राजधानी बनाया 1592 में राजमहल को बंगाल और बिहार की राजधानी बनाया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। ठीक है, तो मान सिंह ने 1592 में किसे बंगाल और बिहार की राजधानी बनाया, तो राजमहल को बंगाल और बिहार की राजधानी बनाया। अब आते हैं अकबर के टाइम से उठकर थोड़ा सा हम लोग आते हैं जहांगीर के टाइम में। ठीक है, तुजू के जहांगीर, जो कि जहांगीर के द्वारा ही लिखा गया अपना बायोग्राफी है, आत्मकथा। तुजू के जहांगीर के अनुसार 1615 से लेकर 1616 में इब्राहिम खान जो है उन्होंने झारखंड क्षेत्र पर आक्रमण किया था और शंख नदी के आसपास का क्षेत्र वहां पर अधिकार कर लिया था। शंख नदी जो था फेमस था किसके लिए, हीरो के लिए फेमस था। हीरा जो डायमंड है उसके लिए फेमस था। ठीक है, ये किसके अनुसार है, तो ये तुजू के जहांगीर में ये सब बातें मेंशन है उसी के अनुसार। अब देखिए क्या है, इसी आक्रमण के समय वहां पर आक्रमण के समय जो शंख नदी के आसपास वो क्षेत्र है वहां के राजा कौन थे, तो दुर्जन साल। उस समय वहां के राजा कौन थे, दुर्जन साल थे। और माना जाता था कि ये दुर्जन साल जो है हीरो के सबसे बड़े पारखी थे, यानी कि इनको हीरो की परख करना बहुत ही काफी बेहतर तरीका से आता था।
और क्या किया गया इनके द्वारा, जो इब्राहिम खान थे उनके द्वारा इनको दुर्जन साल को गिरफ्तार करके ग्वालियर के किले में कैद कर लिया गया। ठीक है, उसके बाद 12 साल के बाद दुर्जन साल को जहांगीर जो है ने मुक्त कर दिया, मतलब छोड़ दिया, उसको जेल से हटा दिया। और उसके बाद राज्य का पट्टा के रूप में 6000 वार्षिक कर पर उसको छोड़ दिया, मतलब बोल दिया जाओ तुम अब फिर से जो कर रहे थे वो करो, लेकिन 6000 रुपया जो है हमको हर महीने नहीं, हर साल वार्षिक कर, ठीक है, देना है। और साथ साथ क्या किया, उनको एक शाही पदवी भी दिया गया, ठीक है। उसके बाद दोयसा के जो नवरत्नगढ़ नवरत्नगढ़ के जो राजप्रसाद का निर्माण दुर्जन साल ने कराया था। दोयसा एक जगह है, वहां पर वही संग नदी के आसपास का क्षेत्र में, तो वहां पर नवरत्नगढ़ राजप्रसाद जो क्षेत्र है इसका निर्माण कौन कराया था, दुर्जन साल ने ही करवाया था। इस पर मुगल जो स्थापत्य कला जो है, क्योंकि ये उस समय मुगलों का आगमन हो गया था और जो दुर्जन साल थे वो मुगलों के कैद में रहे, तो मुगल कला से काफी प्रभावित होने की वजह से उन्होंने जो अपना जो निर्माण कराया उस निर्माण में भी मुगल जो कला है उसको अब शामिल करा उसने। ठीक है, जहांगीर की आत्मकथा पहले ही बताया, तुझू के जहांगीरी में छोटा नागपुर क्षेत्र में हीरे के अलावे सोने की प्राप्ति का भी उल्लेख मिलता है। पूछा जा सकता है कि जहांगीर की जो आत्मकथा है तुझू के जहांगीर में किस किस चीजों का, किस किस जो सोने का या हीरे का या चांदी किस चीज का हम लोग को मेंशन मिलता है, तो दिमाग मतलब इसका आंसर होना चाहिए सोने और हीरे दोनों का। ठीक है, सोने का भी मिलता है वहां पर जिक्र और हीरे का भी जिक्र मिलता है। तो मुगल बादशाह जहांगीर के काल में मुगल जो है चेरों के संबंध जो है वो सौहार्दपूर्ण नहीं रहे। ठीक है, मुगल और चेरों का संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं रहा। ठीक है, किसी जो वंश है, किसी जो राजाओं के साथ मुगलों का जो संबंध है वो बढ़िया नहीं रहा, किन्हीं के साथ बढ़िया भी रहा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में जाते हैं। तो 1607 ईस्वी में जो अफजल खां थे, अफजल खां जो कि अबू फजल, अब अबू फजल कौन है, अबू फजल भी अकबर के दरबार में थे जो आईन अकबरी लिखे थे। तो अबू फजल का पुत्र जो था अफजल खां, उसको क्या किया गया, बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया। किसको, अफजल खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया। उन्होंने क्या किया, चेरो वंशी जो शासक थे, इनका नाम था अनंत राय। अनंत राय के काल ने पलामू पर आक्रमण कर दिया। किसने, अफजल खान ने आक्रमण किया था, चेरोवंशी शासक यानी पलामू में आक्रमण किया था अनंत राय के शासन में। जहांगीर के समय जो मानभू के विष्णुपुर इलाका है वहां पर मुगलों का अधिकार मिल गया। उसके बाद पंचेत के जो जमींदार थे वीर हमीर ने भी क्या किया, मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। पंचेत के जमींदार, राजा नहीं जमींदार, ठीक है, जमींदार सॉरी, और पंचेत के जमींदार जो है वो वीर हमीर ने भी क्या किया, मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। आगे बढ़ते हैं, शाहजहां के काल में मुगल और नागवंशी, ये देखिए मुगलों के काल में जो थे, जहांगीर के काल में जो है उस समय चेरों और मुगल की जो संबंध थे वो सही नहीं थे। ठीक है, लेकिन जैसे शाहजहां का टाइम आया तो शाहजहां चूंकि ऐसा शासक भी रहा जो कि उतना जो लड़ाई है चढ़ाई है उस पर ज्यादा विश्वास नहीं, उसको कला पे ज्यादा पसंद था, तो कला पे ही ध्यान देता था। इस वजह से मुगल और दूसरी बात यह कि नागवंशी जो शासक थे वो भी बहुत शक्तिशाली थे। ठीक, इस वजह से मुगल और नागवंशी शासकों का शाहजहां के टाइम में संबंध बहुत ही बढ़िया रहा। यह संबंध कब तक चला, औरंगजेब के शासन काल तक चला, मतलब 17वीं शताब्दी का पूरा तक जो है ना ये संबंध का बढ़िया चला। उस समय नागवंशी शासनकर्ता में कौन थे, उस समय नागवंशी शासक कौन कौन रहे शाहजहां के टाइम में, तो रघुनाथ शाह जो है शासक रहे, राजा रहे। उन्होंने क्या किया, दोयसा, चुटिया, जगन्नाथपुर, बोड़िया, इस सब में सुंदर मंदिरों का निर्माण कराया था। ठीक है, क्योंकि ये भी ध्यान देने की बातें हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि अगर देखना कोई भी अगर शासन करता होगा, अगर वो लड़ाई वगैरह जो हो गया या चढ़ाई वगैरह से अगर टाइम मिलेगा तो वो ज़्यादातर आर्किटेक्चर या बिल्डिंग या मंदिरों का निर्माण कराएगा। तो देखिए इस समय नागवंशी शासक और जो मुगल शासक थे उनके बीच में कोई
झंझट नहीं है, परेशानी नहीं है, तो उन लोग भी बहुत सारे सुंदर सुंदर बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण कराया। ठीक है, कि पलामू शासक जो थे प्रताप राय, उनके विरुद्ध जो है जबरदस्त खां ने कार्रवाई की। जबरदस्त खां जो थे उसने कार्रवाई की 1663 में, और कार्रवाई के बाद इससे पहले भी 1641-42 में जो कार्रवाई किया गया था, आक्रमण किया गया था पलामू शासक पे, लेकिन जो 63 पे जो कार्रवाई हुआ, जो आक्रमण हुआ, उसके बाद जो है प्रताप राय जो है उसने जो पलामू के शासक थे उन्होंने क्या किया, मुगलों के साथ संधि कर लिया। उसके बाद जो है संधि कर लिया गया, और मुगल के सूबेदार जो थे इतिकाद खां, उन्होंने सिफारिश करा शाहजहां से कि प्रताप राय को मनसबदार नियुक्त किया जाए। तो इतिकाद खां, ठीक है, इतिकाद खां की सिफारिश के बाद जो है शाहजहां, ठीक है, शाहजहां ने प्रताप राय को क्या किया, प्रताप राय को 1000 मनसबदार पर नियुक्त कर दिया। ठीक है, मनसबदारी पर नियुक्त कर लिया, यानी मनसबदार बन गए। और साथ साथ पलामू का जो क्षेत्र है वो प्रताप राय के अधिकार क्षेत्र में ही रहा, और कहा गया कि 1 करोड़ का जो दाम है, 1 करोड़ का दाम तय कर दिया गया कि आपको वार्षिक कर 1 करोड़ के रूप में शाहजहां को देना पड़ेगा। तो ये प्रताप राय का यानी पलामू क्षेत्र का स्टोरी था। शाहजहां के काल में भी और क्षेत्र थे जिसके विषय में हम लोग को जानकारी नहीं मिलता है, जैसे शिवू, यानी शिववंश के बारे में जानकारी नहीं मिलता है शाहजहां के, और मानभू, इसके साथ हम लोगों को विशेष जानकारी नहीं मिलता शाहजहां के काल में। अब आते थोड़ा सा हम लोग आ जाते हैं औरंगजेब के टाइम में। तो मुगल बादशाह जो औरंगजेब थे उनका नागवंश जो थे, नागवंशों के साथ जनरली सभी का जो संबंध बढ़िया रहा। नागवंश और चेरवंश दोनों का जो साथ जो है निकट संबंध था औरंगजेब का। ठीक है, औरंगजेब मुगल बादशाह। नागवंशी शासक उस समय कौन कौन थे, तो रघुनाथ शाह और राम शाह, ये जो है ना उस समय शासक थे। तो औरंगजेब के अगर समकालीन में कहा जाए कौन थे नागवंशी शासक, तो ये भी प्रश्न बन सकता है आपके परीक्षा में कि औरंगजेब के समकालीन नागवंशी शासक कौन थे। तो एक तरह से ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो कौन थे, रघुनाथ शाह और राम शाह जो थे औरंगजेब के समकालीन नागवंशी शासक थे। उसके बाद चेर वंश, औरंगजेब के समय में चेर वंश में सबसे शक्तिशाली या फिर कह सकते हैं कि समकालीन राजा कौन था, मेदिनी राय। ठीक है, औरंगजेब के समय समकालीन राजा कौन था चेर वंश का, मेदिनी राय था। ठीक है, ये भी सबसे शक्तिशाली यानी कि सर्वाधिक शक्तिशाली चेर वंश का शासक माना जाता है मेदिनी राय। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब आते हैं पातशाह नामा और आलमगीर नामा। इसके अनुसार 17 दिसंबर 1660 को जो है औरंगा नदी के किनारे, ठीक है, औरंगा नदी के किनारे दाऊद खान जो कौन थे, औरंगजेब के सेना नायक थे, और चेरों के जो राजा थे साहब राय, इनके बीच युद्ध हुआ। ठीक है, इनके बीच दाऊद खान और साहब राय। दाऊद खान कौन थे, औरंगजेब के सेना नायक थे, और साहब राय कौन थे, चेरों के राजा थे। उनके बीच युद्ध हुआ, और क्या हुआ कि साहब राय जो है, साहब राय उनकी हार हो गई। साहब राय की हार हो गई, कौन जीत गए, दाऊद खान, यानी कि औरंगजेब के सेनानायक जीत गए। औरंगजेब के शासनकाल में अधिकांश समय जो है ना कोकरा के नागवंशी जो राजा थे रघुनाथ शाह थे। ठीक है, समय में रघुनाथ शाह रहे कोकरा के नागवंशी शासक। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रघुनाथ शाह के धर्मगुरु कौन थे, तो रघुनाथ शाह के धर्मगुरु हरिनाथ थे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिमाग में रखना है। चलो 67 ईस्वी में दलेल सिंह रामगढ़ के राजा बने। ठीक है, अब हट के उससे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है अलग, पोखरा से हट के नागवंशी से हट के 1667 में जो दलेल सिंह थे वो रामगढ़ के राजा बने। और उसने क्या किया 1660 में, 1670 में, ठीक है, 1670 में रामगढ़ को अपनी राजधानी बना दिया। तो 1670 में किसने रामगढ़ को राजधानी बनाया, तो दलेल सिंह ने रामगढ़ को राजधानी बनाया। और इस तरह से क्या हुआ, उत्तर मुगल काल में यानी कि मुगल काल के अंत में, जैसे कि औरंगजेब के बाद में, जैसे कि अगर हम लोग भारत इतिहास के परोक्ष में देखें तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो कमजोर जो शासक आए मुगल शासक, उसके बाद क्या हुआ, छोटे छोटे जो बहुत सारे जो शासक थे वो अपने आप को स्वतंत्र करते गए और अपना अपना अलग अलग छोटा मोटा राज्य स्थापित कर देगा। उसी प्रकार से झारखंड के भी छोटे मोटे जो क्षेत्र के राजा थे वो घोषित कर दिए, वो लोग भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिए। तो ये था मध्यकालीन इतिहास का झारखंड के परीक्षा में
एक छोटा सा वीडियो। उम्मीद है आपको यहाँ पर बहुत कुछ जानने को मिला होगा। और इस वीडियो में प्रयास किया गया है कि मध्यकालीन इतिहास से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो झारखंड से रिलेटेड है उसको कवर किया जाए। इसमें भारत का इतिहास जो है, भारत का मध्यकालीन इतिहास है, उसको कवर नहीं किया गया जो कि काफी लंबा है। तो हम लोग इस एक वीडियो में मध्यकालीन इतिहास झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, झारखंड के संदर्भ में हम लोगों ने कवर करने का कोशिश किया। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आता, हो सकता है कोई लाइन जो आपको लिंक नहीं मिल रहा होगा, तो उससे अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बताओ, मैं उसे और क्लियर करने की कोशिश करूंगा कमेंट सेक्शन में, या फिर अलग से वीडियो बना दूंगा। इसके बाद मैं एक ये सीरीज जो चल रहा है झारखंड के सीरीज में, इसके बाद हम जो है वो आधुनिक इतिहास, झारखंड का आधुनिक इतिहास कवर करने वाले हैं। और अंतिम में मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को मुझसे जुड़ना है तो ये सब जो लिंक दिया हुआ है यहाँ पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम में, ट्विटर पे, और ये टेलीग्राम लिंक को जरूर जुड़ने का कोशिश करें टेलीग्राम से, क्योंकि यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो पीडीएफ होता है और भी हर वीडियो का जो पीडीएफ होता है उसको और लिंक वगैरह डालता हूँ, जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। तो थैंक यू, जय हिंद।